पहला सवाल रघु सर यही है कि राजनीति में कैसे एंट्री हुई आपकी, राजनीतिक गुरु कौन है आपके? राजनीति में मेरी एंट्री मेरे को स्कूल लाइफ से ही लीडरशिप का शौक था। अब मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था जब मोतीलाल वोरा जी की सरकार थी, तो छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया गया था। नहीं, शंकर लालवानी जी जो वर्तमान में सांसद हैं वो भी इसका श्रेय लेते हैं कि जो इंदौर का जो जैसे आप कभी भी पूछना कि आपने कितनी, आपके कार्यकाल में आपने कितनी जमीन एक्वायर की, अगर हम जमीन उपलब्धता करा के नहीं देते तो आप विकास कार्य कहाँ से करते? तो आप ये मान रहे हैं ना कि विकास कार्य तो बीजेपी ने किए हैं? नहीं, विकास कार्य देखो, आप मानते हैं कि जीएसटी जो लागू हुई है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है और इसको बंद ही कर देना चाहिए? तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही है कि टिकट क्यों काट लिया गया था? ऐसा कौन सा नेता था कांग्रेस ने जिसने रघु परमार को पीठ में छुरा घोंपा है? सीधा सवाल यही है। लोगों की मोहब्बत तो थी रघु सर, पार्टी की मोहब्बत नहीं थी ना? नहीं, पार्टी का ऐसा था, पार्टी आकलन करती है हमेशा। अच्छा रघु सर, बड़ी ईमानदारी से जवाब चाहिए इस बात पर कि आने वाले समय में यदि आपको नरसिंहगढ़ से कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो भाजपा का पट्टा तो नहीं डाल लेंगे गले में? नहीं, मैं शुरू से कांग्रेस ही हूँ। ये तो सिंधिया जी भी बोलते थे, अच्छे बड़े बड़े नेता बोलते थे। देखो सुनो, हम इस आज के समय में कांग्रेस में, नरसिंहगढ़ में जो खास करके आपने चर्चा का विषय जो बनाया था कि आपने आपके गाँव वालों को फ्री में हेलीकॉप्टर में घुमाया था, पूरे गाँव वालों को। जब से आपकी चर्चा खूब होने लगी कि रघु परमार कोई नेता है जो हेलीकॉप्टर में अपने ग्रामीणों को घुमा रहे हैं, और फिर ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिल गया जो पहले भी चुनाव हार चुका है, आप क्यों फिट नहीं बैठ पाए उस सांचे में? ये समझ से परे है। आपने कभी उस पर मंथन किया है? आप क्या फंड नहीं दे पाए थे पार्टी को, या क्या हुआ था आखिरकार? मतलब के कारण मुझे टिकट नहीं दिया गया। मान लीजिए आगे भी ऐसा ही हुआ तो? जब देखेंगे आगे हुआ। पार्टी में तो है, पार्टी संघर्ष। अच्छा व्यक्ति संघर्ष कब तक करेगा रघु सर? वो है ना कि लाइफ में संघर्ष लिखा है तो संघर्ष करना ही पड़ता है। जब तक टिकट नहीं मिलेगा वहां तक संघर्ष करेंगे, ऐसा है? संघर्ष तो देखो सुनो, ऐसा है कि हर आदमी चाहता है कि मुझे टिकट मिले। राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नरसिंहगढ़ के लोग रघु सर को बड़ा याद कर रहे थे, तो आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में रघु सर हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात है, नरसिंहगढ़ के धाकड़ नेता हैं, किसी से भी भिड़ जाने वाले नेता है। कई सारे सवाल होंगे, पर्सनल लाइफ पर बात होगी और राजनीतिक बात भी होगी। सबसे पहले रघु सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कृष्णपाल सिंह जी। पहला सवाल रघु सर यही है कि राजनीति में कैसे एंट्री हुई आपकी, और राजनीतिक गुरु कौन है आपके? राजनीति में मेरी एंट्री मेरे को स्कूल लाइफ से ही लीडरशिप का शौक था। उसमें सेंट्रल स्कूल में था जब, तो मैं स्कूल का चीफ कैप्टन बना। स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। एथलेटिक्स में मेरे स्कूल लाइफ में मैं 100, 200, 400, लॉन्ग जंप, हाई जंप में पार्टिसिपेट करता था। और जूनियर, सब जूनियर, इंटर, सीनियर हमेशा फर्स्ट आया। मतलब कभी भी मेरे स्कूल लाइफ में कोई भी इवेंट में मैं सेकंड नहीं आया। उसके बाद मैं स्कूल का चीफ कैप्टन बना, और चीफ कैप्टन बनने के बच्चा, क्योंकि आप चीफ कैप्टन रहते हैं स्कूल के, तो लीडरशिप अपने आप आ जाती है। उसके बाद स्कूल लाइफ के बाद हमने क्रिश्चियन कॉलेज ज्वाइन किया। क्रिश्चियन कॉलेज में चुनाव लड़ा, छात्र संघ में रहे, एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे, क्लास सीआर रहे। फिर जब मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था जब मोतीलाल वोरा जी की सरकार थी, तो छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया गया था। फिर नॉमिनेशन होने लगा। फिर मैंने बीकॉम के बाद एमकॉम इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने IIMS में एडमिशन लिया। इंदौर मैनेजमेंट स्टडीज, हमारा एक IIMS MBA का कॉलेज उस समय था, जिसकी रैंकिंग पूरे इंडिया में मैं समझता हूँ कि टॉप 5 में थी। वहाँ से फाइनेंस में MBA किया, और उस कॉलेज का भी मैं प्रेसिडेंट रहा। IIMS का प्रेसिडेंट रहते रहते काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ। फिर चूँकि राजनीति में रुचि थी सही, तो दिग्विजय सिंह जी के साथ मैं जुड़ा, और काफ़ी
पॉलिटिक्स में काम किया, चूँकि हम छात्र संघ राजनीति करते थे तो उस समय हम अजय राठौड़ जी और तुलसी सिलावट के साथ थे। तुलसी भैया को हमने ही इंदौर यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया था और उनके साथ में अजय राठौड़, तुलसी सिलावट के साथ में मैंने काफ़ी राजनीति की। फिर जब तुलसी भैया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो मैं उनकी बॉडी में उस समय यूथ कांग्रेस में यहाँ का जनरल सेक्रेटरी रहा, NSUI में भी रहा। और उसके बाद जब माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो मैं विकास प्राधिकरण में पहले तो संचालक मंडल में सदस्य रहा और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रमोट करके इंदौर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया और उपाध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण का बनाया तो हमने इंदौर में काफ़ी काम किया। जो आप आज सुपर कॉरिडोर देख रहे हो और जितनी भी योजना है वो हमारे समय की है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में एक इंच जमीन एक्वायर नहीं करी। जो भी जमीन एक्वायर करी हम लोगों ने करी, योजनाएं हमारी थी, पर चूँकि वही है कि बोए कोई और काटे कोई और, तो मुहावरा यहाँ पे भी लागू है। तो हमारा प्रयास था कि हम इंदौर को एक बहुत अच्छा शहर बनाए, इसीलिए हमने सुपर कॉरिडोर बनाया। आपने देखा 140 योजना है, जो एक नया क्षेत्र डेवलप हुआ है शहर के लिए, वो भी हमारी ही देन है। और फ्लाईओवर्स हमने काफ़ी काम किया शहर में। नहीं, शंकर लालवानी जी जो वर्तमान में सांसद हैं जी, वो भी इसका श्रेय लेते हैं कि जो इंदौर का जो जैसे आप कभी भी पूछना कि आपने कितनी, आपके कार्यकाल में आपने कितनी जमीन एक्वायर की, अरे जमीन उपलब्ध तो हमने कराई। अगर हम जमीन उपलब्धता करा के नहीं देते तो आप विकास कार्य कहाँ से करते? तो आप ये मान रहे हैं ना कि विकास कार्य तो बीजेपी ने किए हैं? नहीं, विकास कार्य देखो कृष्णपाल सिंह जी, समय के अनुसार सब चेंज होता है, टाइम के साथ सब चेंज होता है। नई नई चीजें आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए उस समय फंड की भी प्रॉब्लम थी। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि साया जी के पास एक भूखंड है जो कि रिलायंस ग्रुप ने खरीदा। हमने उसका 5 बार ग्लोबल टेंडर करा, हमको हाईएस्ट रेट उसके 6 करोड़ रुपए मिले। पर 2003 के बाद इस देश में जो बूम आया लैंड में, तो वो ही प्लॉट 270 करोड़ में बिका। तो ये तो एक समय का परिवर्तन अपन कह लें, टाइम का कह लें कि जब उस समय पैसे की कमी थी, पैसा बहुत कम था। आज के परिदृश्य में हम बात करें तो सरकारों के पास पैसा है, और ये सरकारों के पास पैसा आया कहाँ से? सरकार के पास पैसा आया, मनमोहन सिंह जी ने नीति निकाली थी जीएसटी की। जीएसटी के माध्यम से ही केंद्रीय सरकार को पैसा मिल रहा है, और जो है विकास देख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं पैसों के कारण है। उस समय ना तो केंद्र के पास पैसा था, ना स्टेट के पास पैसा था, और स्टेट की तो हमारी इतनी दुर्दशा थी क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट था, रेवेन्यू कम था, एक्सपेंसेस ज्यादा थे। तो इसके कारण डेवलपमेंट बहुत स्लो था, धीरे धीरे विकास हो रहा था। पर जैसा मैंने आपसे कहा है कि टाइम के साथ सब चेंज होता है। अब आप देख लीजिए कि जब से मोदी जी की सरकार बनी और इनने जीएसटी लागू किया, जीएसटी का प्रारूप ऐसा नहीं था। जीएसटी एक लिमिटेड था, पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने जीएसटी इतनी ज्यादा लगाई सारे प्रोडक्टों पर, तो इनका रेवेन्यू जनरेशन काफी रहा। अब जाके इन्होंने बोला कि हम कुछ सुधार करते हैं, पर मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें भी एक आम पब्लिक को उसका फायदा मिलेगा। आज हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, आज हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, आज हम रोड पे चल रहे हैं रोड टैक्स दे रहे हैं, साथ साथ में हम टोल टैक्स भी दे रहे हैं, साथ में हम हर प्रोडक्ट पे टैक्स दे रहे हैं। आज का इस देश का नागरिक आज के समय टैक्स से इतना बंधा हुआ है, इतना परेशान है, उसको महसूस नहीं होता है कि मैं इतना टैक्स भर रहा हूँ। आज आप कोई भी चीज खरीदोगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। नहीं तो आप मानते हैं, पानी का बोतल भी खरीदोगे और कुछ भी, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी, तो आपको टैक्सेशन के दायरे में हो। तो सरकार ने इससे रेवेन्यू जनरेट की। आप मानते हैं कि जीएसटी जो लागू हुई है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है और इसको बंद ही कर देना चाहिए? जीएसटी का मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बंद कर देना चाहिए। जीएसटी जो लागू की है वो, उसमें आपने इनिशियली भी देखा होगा कि
एवरी 7 days में ये एक संशोधन ला रहे थे, हर 7 दिन। जब आपका प्रिपरेशन ही नहीं था वो कुछ चीज का, तो इतना डंका पीटने की आवश्यकता क्या थी? तो जीएसटी का फॉर्मेट जो इन्होंने लागू किया है वो इस देश की जनता पे बहुत भारी है। इस देश की जनता परेशान है क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा है कि वो टैक्स भरे कहाँ से? आज एक मिडिल क्लास का आदमी सोच लो आप, अगर वो 8 से 10 हजार रुपए कमाता है तो कैसे जिएगा? आज महंगाई कहाँ पे है? रोजगार है नहीं। आप हर चीज में, बिजली का ले लो, आप शहरों में रह रहे हो तो नगर निगम का टैक्स ले लो, स्वच्छता कर ले लो, ड्रेनेज, मतलब टैक्सेशन की मार तो चौतरफा है इंसान के, ये मान के चलो आप। बिल्कुल रघु सर, मैं अब बिल्कुल क्षेत्रीय लेवल की राजनीति पर आना चाहता हूँ। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में आपका काफ़ी नाम रहा और नरसिंहगढ़ के लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं। आज भी जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो रघु सर का नाम लिया जाता है और बड़े अदब से लिया जाता है। लेकिन चूंकि मैं चुनाव के बाद अब बैठ रहा हूँ आपके साथ, तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही है कि टिकट क्यों काट लिया गया था? ऐसा कौन सा नेता था कांग्रेस ने जिसने रघु परमार को पीठ में छुरा घोंपा है? सीधा सवाल यही है। नहीं, किसी ने छुरा नहीं घोंपा। ये तो पार्टी का दृष्टिकोण रहता है कि एक बैलेंसिंग पॉलिटिक्स की जाती है। क्योंकि मैं नरसिंहगढ़ के लसुलिया जागीर का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म भी गांव में हुआ क्योंकि मेरे समय फादर मदर गांव भी रहते थे, तो मेरी बर्थ प्लेस भी हुई है। और क्योंकि अपना क्षेत्र है और अपनी जगह है, तो वहाँ के लोगों का तो प्यार मोहब्बत हमेशा मिलती रहती है। लोगों की मोहब्बत तो थी रघु सर, पार्टी की मोहब्बत नहीं थी ना? नहीं, पार्टी का ऐसा था, पार्टी आकलन करती है हमेशा कि ये अच्छा है ये खराब है। पार्टी ने जो आकलन किया उसमें आप खराब पाए गए। उनके हिसाब से उसमें मेरा फिट पार्ट उस समय नहीं बैठ रहा होगा। हो सकता है कि 4 राजपूत कैंडिडेट हो रहे थे लोकसभा में, जयवर्धन सिंह जी हो रहे थे, लक्ष्मण सिंह जी हो रहे थे, प्रिवेश सिंह जी हो रहे थे, एक चौथा में हो जाता तो 8 में से 4 सीटें एक ही वर्ग के समाज को चली जाती। तो मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं रहता, इसके कारण पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। अच्छा, दुखी तो हुए होंगे आप जब टिकट नहीं मिला? स्वाभाविक है, थोड़ा दिन दुख रहता है, पर मैं इमीडिएट, मेरे खास अभिन्न दोस्त मित्र भाई सब हैं, वो चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि रघु भाई आप मेरा चुनाव संभाल लो आके। तो मैं नेक्स्ट डे से ही फिर इंदौर में आके 5 नंबर विधानसभा का उनका पूरा चुनाव का संचालन किया। अच्छा रघु सर, बड़ी ईमानदारी। तो हाथ में बिजी हो गया। हाँ, तो दूसरी चीज सोचने का वो नहीं मिला। अच्छा, तो माइंड दूसरी जगह बिजी हो गई, क्योंकि चुनाव, आप समझते हैं कि चुनाव में एक घंटा कितना, एक मिनट महत्वपूर्ण रहता है। बिल्कुल। और पूरा चुनाव का संचालन चूंकि मेरे हाथ में था, तो मैं उस चुनाव में काफी बिजी हो गया था, तो इसलिए उस चीज का दुख कम हुआ। अच्छा रघु सर, बड़ी ईमानदारी से जवाब चाहिए इस बात पर कि आने वाले समय में यदि आपको नरसिंहगढ़ से कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो भाजपा का पट्टा तो नहीं डाल लेंगे गले में? नहीं, मैं शुरू से कांग्रेस ही हूँ। ये तो सिंधिया जी भी बोलते थे, अच्छे बड़े नेता बोलते थे। देखो सुनो, हम इस आज के समय में कांग्रेस में हैं। आज आपको मालूम है कि कांग्रेस का एक तब दौड़ चल रहा है। इस ऐसे समय में हम कांग्रेस के साथ में हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार जो गलतियां कर रही है उनको चेता रहे हैं और बिल्कुल सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे समय लड़ रहे हैं हम, तो बिल्कुल अगर हमको ज्वाइन करना है तो हम अभी कर लेते ज्वाइन। अच्छे समय में करते, खराब समय में क्यों करेंगे? पर अभी तो हमारा टफ समय, हमारा संघर्ष का समय, और संघर्ष के समय जो साथ में रहता है वही अच्छा साथी रहता है। अभी आने वाले समय में यदि चुनाव लड़ना हुआ नरसिंहगढ़ से, तो अच्छा कैंडिडेट आप किसको मानते हैं? वैसे अभी समय है, मैं मानता हूँ इस चीज़ में, लेकिन फिर भी एक होता है ना फेवरेट कैंडिडेट विरोधी पार्टी का। महाराज रहेंगे या फिर मोहन दादा रहेंगे या फिर कोई और सोच रखा है? नहीं, ये मेरा विषय नहीं है कृष्णपाल सिंह जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनका उम्मीदवार कौन रहेगा। हम तो हमारा देखेंगे, वो तय करें कि उनके लिए कौन बेस्ट है, ये हम बताने वाले कौन होते हैं। नरसिंहगढ़ में जो खास करके आपने चर्चा का विषय जो बनाया था कि आपने आपके गांव वालों को फ्री में हेलीकॉप्टर में घुमाया था, पूरे गांव वालों को, जब से आपकी चर्चा खूब होने लगी कि
रघु परमार कोई नेता है जो हेलीकॉप्टर में अपने ग्रामीणों को घुमा रहे हैं, और तभी से एक लाइमलाइट बनी कि रघु परमार तो विधायक भी बनेंगे। तभी से क्षेत्र में चर्चा चली कि टिकट तो उन्हीं को मिलना है। फिर गिरीश भंडारी जी को मिल गया, और फिर ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिल गया जो पहले भी चुनाव हार चुका है। आप क्यों फिट नहीं बैठ पाए उस सांचे में, ये समझ से परे है। आपने कभी उस पर मंथन किया है? आप क्या फंड नहीं दे पाए थे पार्टी को, या क्या हुआ था आखिरकार? मतलब वो बड़ी गहराई से आपने भी मंथन किया होगा मेरे ख्याल से। तो मैं वो चाहता हूं कि आप खुलकर बोले रघु सर कि क्या हुआ था आखिर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हेलीकॉप्टर तो एक मेरा सपना था, देखो कृष्णपाल सिंह जी, कि किसी दिन मैं अपने गांव में हेलीकॉप्टर लाऊं और गांव वालों को उसमें घुमाऊं, क्षेत्र के लोगों को भी घुमाऊं। और वो एक जो ड्रीम रहती, जो मैंने सोच रखा था, वो ड्रीम मेरी पूरी हुई। और हमने हेलीकॉप्टर 3 दिन रखा, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे के लिए हमने उड़ाया। 3 दिन तक हमने लोगों को काफी हेलीकॉप्टर में राइड कराई। और एक जिनका एक सपना था, जो सोच भी नहीं सकता था कि हेलीकॉप्टर के पास जाऊंगा, ऐसे मैंने हमारे SC/ST के वर्ग के लोगों को, जो बिल्कुल आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते कि इसमें बैठे, ऐसे लोगों को हेलीकॉप्टर की राइड कराई। तो पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, मेरे मन में मैंने तय कर रखा था, वो मेरा एक सपना था, वो मैंने पूर्ण किया। वो तो ये बात रही। दूसरी, आपने मेरे से प्रश्न किया टिकट को लेकर, तो मैंने आपको पूर्व में भी जिक्र किया है कि जो पार्टियां है, पार्टी सारी चीजें बैलेंस करके चलती है। सब कास्ट को कैसे बैलेंस किया जाए, तो मैंने आपको बताया कि चूंकि 4 राजपूत कैंडिडेट हो रहे थे, इसके कारण मुझे टिकट नहीं दिया गया। मान लीजिए आगे भी ऐसा ही हुआ तो? जब देखेंगे आगे हुआ। पार्टी में तो है, पार्टी संघर्ष, अच्छा व्यक्ति संघर्ष कब तक करेगा रघु सर, वो है ना। किसी के लाइफ में संघर्ष लिखा है तो संघर्ष करना ही पड़ता है। जब तक टिकट नहीं मिलेगा वहां तक संघर्ष करेंगे, ऐसा है। संघर्ष तो देखो, सुनो, ऐसा है कि हर आदमी चाहता है कि मुझे टिकट मिले। सबको तो टिकट मिलता नहीं है। टिकट तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा। तो टिकट जिसको मिला, उनको पूर्व में भी टिकट मिला, अभी भी मिला, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, उनका भी योगदान रहा विकास में। नरसिंहगढ़ की ऐसी बात नहीं है। तो पार्टी टिकट अच्छे व्यक्ति को ही देती है और अच्छा सोच समझ के देती है, पर परिस्थिति क्या निर्मित होती है, उसके कारण हार जीत भी होती है। जैसा कि इस चुनाव में हमको लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, पर कांग्रेस सरकार तो नहीं बनी, पर हमारी सीटें एकदम कम हो गई। कहाँ हम 115 सीटें थी, कहाँ 67 सीटों पे आ गए। तो ऐसे परिणाम के बाद भी कांग्रेस ने जीतू पटवारी जी को नहीं हटाया। नहीं, जीतू पटवारी जी उस समय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। लोकसभा में 29 की 29 सीटें आ रही, तब तो जीतू पटवारी थे। जिम्मेदारी लेने से क्या होता है, हारे हुए कैंडिडेट को। पटवारी जी उस समय, देखो मैंने आपको कहा है कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या रहती हैं। लाडली बहना अगर नहीं आती, मैं समझता हूँ, तो कांग्रेस की सरकार 100% बन रही थी। उसके कारण महिला जो हमारी हैं वो थोड़ी भ्रमित हुई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। और उसके थोड़े दिन बाद ही लोकसभा चुनाव हुए, और उस समय एक पार्टी में एक, समझो आप, कि पार्टी छोड़ने की होड़ मची हुई थी। रोज हम लोग देख रहे थे कि ये गए ये गए ये गए। उसके कारण भी पार्टी का थोड़ा माहौल खराब हुआ था, और यही कारण है कि हम लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। अच्छा रघु सर, लाडली बहनों का काउंटर क्या है कांग्रेस के पास? किस तरीके से काउंटर करेंगे? आने वाले चुनाव में तो 3000 करने वाली है भारतीय जनता पार्टी फिर से। लाडली बहना भी अब समझ गई है कि एक तरफ हमको 1250 दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमको हमारे जेब से 3000 रुपये निकाल रहे हैं। आज आप देख लीजिए कि पेट्रोल 100 रुपये पार है। गैस की टंकी इन्होंने बोला था कि हम कम करेंगे। कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये टंकी हुई थी, तो मेरे को याद है अच्छी तरह से कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, इवन मोदी जी भी टंकी लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आप क्यों नहीं करते हो टंकी लेकर प्रदर्शन? नहीं, हमने किया है, हम भी करते, ऐसा नहीं कर रहा है, मीडिया दिखाता नहीं है, ये बात है। मीडिया, आपको मालूम है कि आज की तारीख में मीडिया की क्या स्थिति है। मीडिया के जितने भी हाउसेज हैं, सारे कॉरपोरेट के द्वारा
कंट्रोल कॉर्पोरेट के द्वारा ही खरीद लिए गए हैं। आजकल जितने मीडिया हाउसेज हैं, आदर अंबानीज और अडानीज, इनके अलावा किसके हैं? पहले ऐसा नहीं होता था। पहला मीडिया स्वतंत्र था, ठीक है, रूलिंग पार्टी को 60% दिखाता था, अपोजिशन को 40% कवर करता था, पर अब तो खत्म ही हो गया। इवन एंकर भी बीजेपी के रूप में बैठे रहते हैं, प्रतिनिधि के रूप में। तो देश की परिस्थिति काफ़ी बदल गई है और इसमें कोई शक नहीं है, जैसे कि राहुल जी ने भी कहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है चुनाव हारने का, वोट चोरी का, कि कितने फर्जी मतदाता हमको देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में वोट चोरी हुई होगी ऐसा? 28% पे हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंगार जी ने इसका पूरा डाटा मीडिया को दिया गया। तो विश्वास सारंग जी ने उसका जवाब दे तो दिया कि भाई चुनाव के इतने दिन बाद याद आ रही है आपको? विश्वास सारंग तो ऐसे व्यक्ति हैं कि हर चीज में काउंटर करते हैं, उनको कुछ न कुछ बोलना ही है। विश्वास सारंग की बात में मत जाओ, आप तो तथ्य पे जाओ ना, कि हाँ यहाँ इतने फर्जी वोटर हैं, यहाँ इतने फर्जी वोटर हैं, यहाँ इतने फर्जी वोटर हैं। दिख ही रहे ना, हमको तो सूची है कि ये। तो चुनाव के इतने दिन बाद याद क्यों आई? जेन्युइन सवाल है। नहीं, जेन्युइन चुनाव में भी ये बात याद आई, चुनाव में कंप्लेंट की गई, पर इलेक्शन कमीशन, ईसीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी सुन कहाँ रहा है? ये तो पहला ऐसा वाक्य है जब अपोजिशन पार्टी शिकायत कर रही है और ईसीआई बोल रहा है कि आप शपथ पत्र दो। ऐसा संभावना नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज दिख रही है कि ये गलत है, तो उसको रेक्टिफाई करो, उसको चेंज करना है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसका प्रयास करना चाहिए। ऐसा थोड़ी क्या बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बैठ के ईसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? ये तो सरासर गलत बात है। फिर देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अच्छा, मतलब आने वाले समय में भी हमारे कंट्री के लिए खतरा है। ऐसा है, ठीक है, टाइम भी अभी सत्ता में राज कर रहे हैं, पर आप देख लीजिए आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी के क्या हालत है, जुडिशरी के क्या हालत है, मीडिया की क्या हालत है। आप और हमसे छिपी हुई है कि आप भी दिन रात घूमते हैं, देखते हैं, तो स्थिति कितनी भयानक है, कितनी खतरनाक होती जा रही है। आपसे हमसे छुप रही है क्या? अच्छा रघु सर, मध्य प्रदेश को लेकर दो आखिरी सवाल है मेरे। पहला सवाल यही है कि हारे हुए कैंडिडेट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपना कहाँ तक ठीक है, और मध्य प्रदेश में क्या जीतू पटवारी के नेतृत्व में आने वाले समय में युवाओं को मौका मिलेगा, या फिर वही परंपरा वाली राजनीति, राजा का बेटा राजा वाली? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में राहुल जी ने एक युवा नेतृत्व दिया है, और जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, आप देख रहे होंगे कि सारे जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, हर इश्यू पे कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, और कांग्रेस आपको हर जगह और हर इश्यू पे दिख रही है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया मेरे से कि वो चुनाव हार गए, देखिए चुनाव हार जीत चलती रहती है। लाडली बहना के कारण जीतू पटवारी जी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम नहीं हुआ। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका हमको अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वो मोहन सरकार के खिलाफ मैदान में है, हर इश्यू पे बोल रहे हैं और बिल्कुल सरकार से नहीं दब रहे हैं, इससे साफ प्रतीत है कि एक जीतू पटवारी युवा, ऊर्जावान और जोश से भरे पूरे हैं, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा उनके। अच्छा, जीतू पटवारी जोश जोश में होश भी खो देते हैं। अभी पता नहीं कौन सा आंकड़ा लेकर आ गए थे कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती है, वो आंकड़ा कहीं पर भी नहीं दिखा, दैनिक भास्कर में भी नहीं दिखा। मैंने भी सर्च किया, वो आंकड़ा कहीं न कहीं आया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ वो कराती है, उनका ये मतलब नहीं था। उसको भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से प्रेजेंट किया, जैसे कि उनकी आदत है कि राहुल जी ने कहा कि आलू से सोना बना लेंगे। ये राहुल गांधी ने नहीं कहा था, ये मोदी जी ने कहा था। आप सर्च करोगे, मोदी जी ने कहा था कि मैं ऐसी फैक्ट्री बना के दूंगा, ये है वो नहीं। पर ये तो वो मोदी जी को कोट कर रहे थे, पर मीडिया ने क्या चला दिया कि राहुल गांधी ने ऐसा चला। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं चलाया था। तो सेम केस यहाँ। ये तो जीतू पटवारी नहीं बोला था सर। क्या ये तो जीतू पटवारी ने बोला था। उनका कहना था कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार ज्यादा चल रहा है। मैं अकेली शराब की बात नहीं कर रहा हूँ,
दूसरे ड्रग्स इतने सारे हैं, गोलियां हैं, इंजेक्शन है, और क्या लीफ हीप कैलम क्या क्या जो रहती है वो लोग ज़्यादा खा रहे हैं। उसको लेके उन्होंने सरकार को सचेत किया था, और जो वेबसाइट से कोई उनको किसी ने आंकड़ा दिया था उसको लेके उन्होंने बात कही थी। ऐसा उन्होंने किसी का उनको हाथ पहुँचाने का नहीं था कि मैं बोल के महिलाओं को उनको हाथ पहुँचाऊँ, ऐसा नहीं था। पर जो आंकड़ा आया था उसके अनुसार उन्होंने अपनी बात रखी थी। सोच समझ कर बोलना चाहिए आपको लगता है जीतू पटवारी को? नहीं, जीतू पटवारी जी सोच समझ के ही बोलते। जीतू पटवारी जी ने सोच समझ के कब बात नहीं करी। सारे उनके आप वक्तव्य देख लीजिए, सारे उनके भाषण देख लीजिए, हमेशा वो सोच समझ के, और जो सरकार की गलतियां हैं उन्हें जनता के बीच में ले जा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। और अपोजिशन का काम भी यही है कि जो सरकार की गलतियां हैं उसे हम जनता के बीच में ले जाएं। अच्छे नेता है आपकी नज़र में? बढ़िया नेता है? हाँ, अच्छे युवा नेता है, ऊर्जावान नेता है, और जोश से भरे पूरे नेता है। धन्यवाद रघु सर, आपने हर मुद्दे पर बात की और खुलकर बात की। बाकी राजगढ़ वालों, मध्य प्रदेश के लोगों, रघु सर का इंटरव्यू हमने किया है। कांग्रेस के महासचिव हैं अभी वर्तमान में। देश दुनिया की बातें भी हुई, प्रदेश की बातें भी हुई। खास करके रघु सर की जो पर्सनालिटी है, अभी तक उनको कोई कुर्सी मिली नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए शुभकामनाएं है सर आपको। धन्यवाद। जरूर आपको एमएलए के रूप में देखना चाहेंगे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद।